अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 8 वेव्स का फोर्थ लेक्चर जो क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम रिक्वायर होता है प्रोपगेट करने के लिए, और फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स में ये देखा कि ये जो साउंड वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि ऐसी वेव जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस पर मुश्तमिल हो उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, और साउंड वेव्स कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में प्रोपगेट करती है। न्यूटन का जो रोल स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को कैलकुलेट करने का था या गैसेस में कैलकुलेट करने का था, उसमें जो आइसोथर्मल एजम्पशन उसने ली हुई थी वो गलत थी, जिसकी वजह से 16% एरर आया था। इस एरर को लेप्लास ने करेक्ट किया और उसने कहा कि ये ए डायबिटिक प्रोसेस है, और इस ए डायबिटिक प्रोसेस की वजह से वो गैमा ए डायबिटिक इंडेक्स आया था, और हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर था एट 0 डिग्री सेल्सियस वो तकरीबन 332 मीटर पर सेकंड आई। और वो जो रिलेशन था जो लेप्लास ने दिया वो था v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब हमने फैक्टर्स को डिस्कस करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स स्पीड ऑफ साउंड को, या जब स्पीड ऑफ साउंड किसी मीडियम में प्रोपगेट कर रही होती है तो कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो जो पहला फैक्टर है वो है डेंसिटी। देखिए इस रिलेशन में हम देखते हैं साहब कि जो डेंसिटी आ रहा है वो किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। तो यहां पर हम इजीली देख सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ गैस का जो रिलेशन बन रहा है स्पीड ऑफ साउंड के साथ वो स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली बन रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। देखा कि अगर ये जो डेंसिटी का रिलेशन आया हुआ है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड के साथ, अगर किसी मीडियम में या किसी गैस की डेंसिटी अगर कम है तो उधर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, और अगर किसी गैस की डेंसिटी ज़्यादा है तो उधर स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। इसकी बेशुमार एग्जांपल्स है, जैसे हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस। आप इनका कंपैरिजन करो तो केमिस्ट्री में भी हम एक एग्जांपल पहले पढ़ी हुई थी कि अगर हाइड्रोजन गैस का हम ऑक्सीजन गैस के साथ देखते हैं तो हाइड्रोजन गैस का कंपैरेटिवली मोलर मास कम है, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी कम है और जो आपके पास ऑक्सीजन गैस है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो 4 टाइम्स आपके पास स्पीड ऑफ साउंड अफेक्ट करती है। गैस हाइड्रोजन गैस में ज़्यादा होती है 4 टाइम्स, और ऑक्सीजन गैस में यही स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी की वजह से कम हो जाती है। ये तो डेंसिटी का फैक्टर था कि स्क्वायर रूट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट के साथ वेरी कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉइस्चर, कि मॉइस्चर किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है स्पीड ऑफ साउंड को। देखिए हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक जगह बारिश हो रही हो या आप साहिल के किनारे जाएं तो उधर जो आपके पास एयर होती है उस एयर को कहते हैं डैम्प एयर, मतलब उस एयर में नमी होती है। अब उस एयर में अगर नमी है तो क्या वो नमी, वो डैम्प एयर स्पीड ऑफ साउंड को ट्रैवल करवाने में क्या कोई असरअंदाज, कोई अफेक्ट कर सकती है, उसको आज हम देखते हैं। तो इसकी भी एक सबसे पहले ये एक लाइन पढ़ते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर रिड्यूसेस द रिजल्टेंट डेंसिटी ऑफ एयर। अब अगर किसी एयर में मॉइस्चर आ जाए तो वो मॉइस्चर उस डेंसिटी को, जो एयर के साथ जो डेंसिटी बनाएंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो गए हैं, क्योंकि मॉइस्चर का मतलब है कि एयर के मॉलिक्यूल में वाटर के मॉलिक्यूल भी शामिल हो गए हैं, तो इसका ये मतलब हुआ एयर की रिजल्टेंट डेंसिटी डिक्रीज हो गई है। और जहां पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाए तो पहले फैक्टर में हमने देखा है जहां डेंसिटी डिक्रीज होती है उधर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर जाती है। तो इधर आप एक एग्जांपल देखें कि नॉर्मल हमारे पास एक ड्राई एयर है और वहां पर कोई वाटर के मॉलिक्यूल, कोई नमी नहीं है, बिल्कुल ड्राई एयर है हमारे पास। तो ड्राई एयर का जो यहां पे मैंने लिखा हुआ है एवरेज मोलर मास है ड्राई एयर का, वो तकरीबन है 28.97 ग्राम पर मोल, मोलर मास जो है। इसका मतलब ये हुआ कि जब साउंड
वेव ड्राई एयर में प्रोपगेट कर रही होंगी तो हर एक एयर के मॉलिक्यूल के बाद उसको आगे नेक्स्ट जो उसके पास मॉलिक्यूल होगा वह एयर का ही, ड्राई एयर का ही मॉलिक्यूल होगा, जिसकी आपके पास मोलर मास 28.97 ग्राम पर मोल है। लेकिन अगर कहीं पर साहिल के किनारे या बारिश हो रही है, वहां पर चूंकि एयर के मॉलिक्यूल के साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी मिक्सड हो गए हैं, तो उधर हम देखते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल, डैम्प एयर में जो वाटर के मॉलिक्यूल H2 है उसका तो आपके पास 18 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास। तो यहां पर आप देखें कि अब जब साउंड वेव ट्रेवल कर रही होंगी डैम्प एयर में, तो फर्ज कर लें एक जो एयर के मॉलिक्यूल है जिसका 28.97 ग्राम पर मोलर मास है, लेकिन अब जो नेक्स्ट आपके पास मॉलिक्यूल आ रहा है वो हो सकता है कि वाटर का मॉलिक्यूल आ जाए, ड्राई एयर का मॉलिक्यूल ना आए। अब आपके पास क्योंकि डैम्प एयर है तो एयर के मॉलिक्यूल के साथ आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल आ जाए, और वाटर के मॉलिक्यूल के जो मोलर मास है वो कम है, 18 ग्राम पर मोल। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब साउंड वेव जो एनर्जी कैरी करते हुए आ रहे होंगे वो जब ड्राई एयर में होंगे तो जाहिर सी बात है कि ड्राई एयर के मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जब वो वाइब्रेट करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका चूंकि मोलर मास ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और वो देर के साथ ट्रैवल करेगा, साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होगी, बजारते इसके कि जब डैम्प एयर होगी तो ये आपके पास ड्राई एयर और ये आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल, फिर ड्राई एयर और फिर वाटर का मॉलिक्यूल, तो जो रिजल्टेंट डेंसिटी है वो डिक्रीज कर गई, क्योंकि आपके पास इस ड्राई एयर में मुसलसल 28.97 ग्राम पर मोल जो आपके पास वैल्यू आ रही है। लेकिन आप अगर नीचे देखें तो ड्राई एयर के साथ वाटर का मॉलिक्यूल जो मिक्सड हुआ है उसकी तो आप उसकी वजह से जो डेंसिटी है वो गिर गई है, और जब डेंसिटी गिर जाए तो उधर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर जाती है। तो यहां पर हमने मॉइस्चर का भी इफेक्ट देखा कि जब मॉइस्चर आ जाए तो उधर डेंसिटी कम हो जाती है, और जब डेंसिटी कम हो जाए तो स्पीड ऑफ साउंड है उधर इंक्रीज कर जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या प्रेशर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड का जो रिलेशन है वो अफेक्ट करता है या नहीं करता। तो बजारते तो हम इधर देखें V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा P डिवाइडेड बाय डेंसिटी, जो इक्वेशन नंबर A है उधर हम देखें तो प्रेशर का जो फैक्टर है वो आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड करती नहीं है। उसको देखने के लिए हम इस तरीके से एक एज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक यूनिट वॉल्यूम है और उसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। आप एज्यूम करें कि जब मैंने प्रेशर को अप्लाई किया तो ये जो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम थे, जो मास पर यूनिट वॉल्यूम था उस गैस का, जब मैंने प्रेशर को अप्लाई किया तो उस पर यूनिट वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए। अब प्रेशर और जो डेंसिटी है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड करती हैं। अब जब प्रेशर मैंने इंक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज करने के साथ डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो जब प्रेशर के इंक्रीज करने से मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई तो हम ये कहते हैं कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। मतलब जितना प्रेशर इंक्रीज हुआ उतनी डेंसिटी अगर इंक्रीज हो गई तो ओवरऑल जो स्पीड ऑफ साउंड है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम यहां पर एक रिलेशन देखते हैं, एक नया रिलेशन, और वो बहुत फेमस रिलेशन है और वो ज्यादा यूज होता है इस रिलेशन के मुकाबले में। अब हम वो देखते हैं। फर्ज कर लें आपके पास एक आइडियल गैस है, उसका हम 1 मोल लेते हैं और हमने आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ी हुई है PV इज इक्वल टू nRT। अब अगर हम बात करें फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग वॉल्यूम V एंड प्रेशर P एट टेम्परेचर T, वी कैन राइट PV इज इक्वल टू nRT वेयर n इज इक्वल टू 1 फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो यहां n इज इक्वल टू 1 हमने पुट कर दिया, और इधर से अगर वॉल्यूम का रिलेशन निकाला जाए तो V इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई P। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें आप, वेयर R इज द जनरल गैस कांस्टेंट, और T और P के बारे में तो मैं ऊपर बता चुका हूं। अगर हमारे पास इफ m इज द मास ऑफ अ गैस देन इट्स डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह हम इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने रिलेशन निकाला हुआ है वॉल्यूम का ये पुट कर सकते हैं, जो कि है RT डिवाइडेड बाय P। तो डेंसिटी इज इक्वल टू ये जो P है ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो MP डिवाइडेड बाय RT। तो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास जो फाइनल रिलेशन बना वो ये बना V इज इक्वल टू गैमा P डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी की जगह अगर ये मैं वैल्यू पुट करूं तो डेंसिटी की जगह वैल्यू आ रही है MP डिवाइडेड बाय RT। आप इधर देख सकते हैं प्रेशर और प्रेशर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब जब प्रेशर और प्रेशर आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट रिलेशन बच रहा है वो बच रहा है गैमा
और ये जो आर टी को रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके जाएं तो गैमा आर टी डिवाइडेड बाई एम और पी से कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक नया रिलेशन आया है जो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है। इसका मतलब ये हुआ स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। इस रिलेशन में कहीं प्रेशर का जिक्र नहीं है, क्योंकि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिजल्टेंट डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाती है, दोनों का इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, आप यूं समझ लें। अब इस रिलेशन में हमें एक और चीज देखने को मिली कि गैमा आर बाय एम और यहां पर टी का फैक्टर भी आ रहा है, टेम्परेचर का फैक्टर भी आ रहा है। तो नेक्स्ट हम यही डिस्कस करते हैं कि क्या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो असरअंदाज होता है कि नहीं। तो आप देखें कि अगर शदीद हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो और अगर बहुत ज़्यादा आपके पास गर्मी है तो उधर जाहिर सी बात है कि अगर टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब है कि स्पीड को वेरी करना चाहिए टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि V इज इक्वल टू गैमा आर टी बाई एम, हम इसका रिलेशन निकालते हैं कि क्या टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड में फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो हमने अब क्या करना है कि एक हमने रेफरेंस टेम्परेचर लेना है 0 डिग्री सेल्सियस, कहीं ना कहीं से तो हमने स्टार्ट करना है, तो हमने 0 डिग्री सेल्सियस को रेफरेंस मान लिया। अब जो टी नोट लिखूंगा वो लिखूंगा टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और उस टेम्परेचर के ऊपर जो स्पीड होगी साउंड की उसको मैं लिखूंगा वी नोट। टी नोट टेम्परेचर के ऊपर जो स्पीड है वो क्या है, वी नोट। और जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से चेंज होगा तो वो चेंज इन टेम्परेचर को मैं लिखूंगा टी, और उधर जो स्पीड होगी साउंड की उसको मैं वी से डिनोट करूंगा। तो जब भी हमने किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करना हो तो हम उन दो चीज़ों को आपस में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एट टी डिग्री सेल्सियस एंड एट टी नॉट डिग्री सेल्सियस हमने इन दोनों का रिलेशन निकालना है, तो मैं दोनों की वैल्यूज़ को एक दूसरे पर डिवाइड करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये v इज इक्वल टू गैमा आर टी बाई एम, वी एट एनी जो हमारे पास ये जो v स्पीड है वो किसी t डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने v इज इक्वल टू गैमा आर टी बाई एम रख दिया। ये t आपके पास क्या है, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड, और एक जो रेफरेंस हमने लिया हुआ है वो क्या है, v नोट। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कंपैरिजन करना है इन दोनों की वैल्यूज का, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो v डिवाइडेड बाय v नोट, यहाँ पर जो v नोट है ये आपके पास स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो रिलेशन होगा वो गैमा आर टी बाई एम होगा वही, लेकिन यहाँ पर t जो है वो t नोट कंसीडर होगा, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर आपके पास जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो उधर स्पीड ऑफ साउंड जो आपके पास होगी वो उसको हम डिनोट कर रहे हैं v नोट से। तो गैमा आर बाई एम और गैमा आर बाई एम एक दूसरे से कैंसिल आउट हुए, तो हमारे पास रिलेशन बना v बाई वी नोट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट t डिवाइडेड बाई टी नोट। अब हमने अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि 273 हम ऐड करते हैं केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर यही किया कि v बाई वी नोट स्क्वायर रूट t डिवाइडेड बाई टी नोट, और यहाँ पर आपके पास t एट एनी टेम्परेचर की बात की जा रही है तो वो कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, उस टेम्परेचर को हम 273 ऐड करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। और डिनोमिनेटर में आप देखें हम लोगों ने जो टेम्परेचर लिया हुआ है टी नोट वो 0 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है, तो 0 को जब आप 273 में ऐड करेंगे जब वो केल्विन में कन्वर्ट होगा तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 273 केल्विन ही आएगा। अब यहाँ पर हमने ये जो डिनोमिनेटर में चीज़ लिखी हुई है इसको सेपरेटली डिवाइड करना है। आपको भी समझाऊंगा कि हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं इसको। अगर हम डिवाइड करते हैं तो मैथ्स का रूल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, वापस आप एलसीएम ले तो ये जो आपके पास रिलेशन है ये बन जाएगा। तो इस फैक्टर की अब बात करते हैं, t डिग्री सेल्सियस को हमने 273 पे डिवाइड किया तो केल्विन साथ इसके आ गया, प्लस 273 के डिवाइडेड बाय 273 के, और स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है 1/2, वो इसके साथ हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट आप देखें ये कैंसिल होकर 1, ये जो पूरा रिलेशन है ये एज इट इज आ रहा है, और पावर इसकी कितनी है 1/2। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात देखी है कि अगर आपके पास पावर स्क्वायर हो क्यूब हो तो आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर आ रही है आपके पास 1/2, फ्रैक्शन में पावर आ रही है, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करेंगे। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन ये कहती है कि फर्स्ट टर्म आपके पास 1 होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर 1 बनी हुई है, हम इसी को अरेंज करेंगे तो 1 को हम पहले लिख दें तो 1 प्लस t डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273 की पावर 1/2। अब
बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम अप्लाई करेंगे तो उसी तरीके से हम जो हायर पावर्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो T डिग्री सेल्सियस है, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो चेंज आ रहा है टेम्परेचर में ये बहुत स्मॉल आ रहा है। जब ये टेम्परेचर का चेंज फर्ज कर लें बहुत स्मॉल है, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है जब आप इसको 273 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 1 के मुकाबले में जो ये टर्म है ये बहुत स्मॉल बन जाएगी। तो हम लोग एक वैल्यू इसकी लेकर बाकी जो हायर टर्म्स हैं, मतलब कि 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो आपके पास टर्म आ रही है इसका स्क्वायर हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में, फिर आप आगे जाएंगे तो क्यूब हो जाएगा। तो ये पहले ही अगर इतनी स्मॉल टर्म है और अगर हम इसका स्क्वायर और क्यूब करें तो वो मजीद स्मॉल होती जा रही है। हमारी कैलकुलेशंस को अगर हम कम्प्लेक्स के बजाय सिंप्लिसिटी की तरफ लेकर आना चाहें तो हम इसका एक ही फैक्टर कंसीडर करते हैं 1 प्लस एन एक्स, और फिर आगे जो हमारे पास टर्म्स होंगी उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो v ओवर वी नोट इज इक्वल टू 1 प्लस, जैसे कि एन एक्स, एन यहाँ पर 1/2 है, ये 1/2 शुरू में आ गया और x हमारे पास ये टर्म है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। तो v इज इक्वल टू वी नोट, ये v नोट आपके पास अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो v नोट इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और v नोट इस फैक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो v इज इक्वल टू वी नोट प्लस v नोट इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो v नोट T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई कराएं 273 से तो 546 आपके पास वैल्यू आती है। और हमें ये बात पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो लैप्लास ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करके दी थी वो थी 332 मीटर पर सेकंड। तो वो v नोट जहां पर भी लिखा हुआ है उधर हम वो वैल्यू को पुट करेंगे, तो v इज इक्वल टू वी नोट प्लस ये 332 डिवाइडेड बाय 546, ये आता है आपके पास 0.61 और ये साथ T डिग्री सेल्सियस एज इट इज आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप ये जो T डिग्री सेल्सियस है ये वो टेम्परेचर है जिसमें इंक्रीज आया है, फर्ज कर लें वो इंक्रीज आता है 1 का, तो इसका ये मतलब हुआ कि 332 में आपके पास जो फैक्टर ऐड हो रहा है वो 0.61 हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि 1 डिग्री जब आपके पास टेम्परेचर राइज करेगा उस वक्त जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 0.61 फैक्टर से इंक्रीज करेगी। For each degree rise in temperature, the speed of sound increases by 0.1 मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहाँ T डिग्री सेल्सियस को 2, 3, 4 इस तरह अगर आपके पास टेम्परेचर में इंक्रीज आता जा रहा है और आप यहाँ पर पुट करते जाएं तो ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा इस फैक्टर के साथ। तो सिंपल सा ये मतलब हुआ कि हर 1 डिग्री के ऊपर आपके पास जो चेंज आएगा स्पीड ऑफ साउंड पर वो आएगा 0.61। तो यही आज का जो ये 4 फैक्टर से ये हमने डिस्कस किया। अब लास्ट फैक्टर विंड का है, लेकिन इससे पहले टेम्परेचर की एक बात देख लेते हैं। ये तो नॉर्मली भी है कि टेम्परेचर बढ़ने से आपके पास स्पीड ऑफ साउंड क्यों इंक्रीज कर रही है, क्योंकि आप देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ एनवायरनमेंट का और फर्ज कर लो वो ज़्यादा हो गया, शदीद गर्मी की वजह से वो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो आप ये देखो कि जो रिजल्टेंट डेंसिटी है मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड कर जाएंगे, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड कर जाएंगे। जब थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे मॉलिक्यूल्स तो जाहिर सी बात है उनकी जो डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम की जो रेशो है वो कम हो जाएगी। तो आपके पास रिजल्टेंट डेंसिटी डिक्रीज हुई है जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज कर गई है। नेक्स्ट हम विंड का लास्ट जो फैक्टर है हमारा उसको देखते हैं। विंड है क्या? इफ द एयर कैरिंग साउंड इटसेल्फ मूविंग दैट इज देयर इज विंड। अब साउंड वेव किसी मीडियम पर प्रोपागेट करती हैं, फर्ज कर लें एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर साउंड वेव्स प्रोपागेट कर रही हैं, और ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं अगर ये खुद भी मूव करना शुरू कर दें, अगर एयर के मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे हैं तो होगा क्या आपके पास, वो विंड बन जाएगी। अब देखें एक आपके पास स्पीड ऑफ साउंड जो कि जो साउंड वेव की जो स्पीड है उसको मैं v से डिनोट करूंगा, और जो आपके पास उस एयर के मॉलिक्यूल्स जो मूव करना शुरू हो गए हैं खुद ब खुद, अगर आपके पास एयर के मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं v से डिनोट करूंगा। तो अगर आप देखें आप बोल रहे हैं इस डायरेक्शन में और विंड भी इसी डायरेक्शन में है, तो होगा क्या कि दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटीज हैं वो ऐड अप हो जाएंगी। स्पीड ऑफ साउंड अगर इस डायरेक्शन में है और एयर के मॉलिक्यूल्स जो उस साउंड वेव को कैरी किए हुए हैं वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है v प्लस VW लिखना पड़ेगा। और अगर हमारे पास हम बोल इस सिमत में रहे हैं, डायरेक्शन हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड की है वो इस सिमत में है, लेकिन जो आपके पास विंड की वेलोसिटी है वो अगर इसके ऑपोजिट है, अगेंस्ट है,
तो फिर हमें लिखना पड़ेगा v माइनस वी डब्ल्यू, और फिर हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। तो यहां पर मैंने यही लिखा हुआ है कि अगर स्पीड ऑफ साउंड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड relative to the ground is v plus vw, while against the wind is v minus vw, where v is the speed of sound and vw is the speed of wind। तो ये आज का लेक्चर था जो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड के बारे में था। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।